हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको प्रश्नावली 1.5 पूरी करा दी थी और मैंने आपको होमवर्क के लिए 2-3 सवाल दिए थे। तो एक दो बच्चों ने ही केवल दिखाए हैं और बच्चों ने वो सवाल हल नहीं किए। बच्चों, आपको अगर कहीं पर समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिए। कोई चीज़ आपको पूछनी है, क्लियर नहीं हो रही है तो पूछने में कोई डर नहीं है, ठीक है ना। आप जहाँ पर नहीं आ रहा है आप उसको पूछ लीजिए दोबारा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। प्रश्नावली 1.5 नहीं, प्रश्नावली 1.6 भी कराई थी। तो आज मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा पहले अगला चैप्टर जो है बहुपद, पॉलिनोमियल कहते हैं उसको हम, पॉलिनोमियल्स या बहुपद। इसके बारे में आपको पहले थोड़ा जानकारी देता हूँ, क्या क्या होती हैं ये, किस तरह की होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं बहुपद, है ना। और बहुपद के शून्यक हम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, ये शब्द है बहुपद, पॉलिनोमियल। उससे पहले, बहुपद को समझने से पहले आपने एर्थ में पढ़ा हुआ है व्यंजक। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, एर्थ में था ही बच्चों। बच्चों देखो, बीजी व्यंजक की परिभाषा है जब एक चर और एक अचर राशियों की गणितीय संक्रिया कराई जाती है। एक चर, चर आप जानते हैं जिनका मान कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है। तो जैसे हम मानते थे एट्थ में, आपने 7th में किया हुआ है, माना राम के पास ₹100 थे या कोई चीज़ निकालनी है उसको हम एक्स मान लेते थे या वाई मान लेते थे। तो एक्स का मान या वाई का मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जो शर्तें हमें दी हैं उसके अनुसार हम उसका मान निकालते थे, तब हमें मान मालूम होता था। तो ये चर राशियाँ जो होती हैं जिनको हम अक्षरों से दर्शाते हैं, एक्स वाई जेड, है ना, पी क्यू आर, इस तरह से। तो ये चर राशि और एक अचर ले लें हम। अचर आप जानती हैं, जितने भी न्यूमरल्स होते हैं आप वो सब अचर होते हैं। अगर मैं 5 लिखूंगा तो आप उसको 5 ही बोलेंगे सभी। मैं 7 लिखूंगा तो सभी आप लोग 7 ही कहेंगे उसको। अगर मैं एक्स लिख दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा ये कितना है, एक्स का मान कितना है, तो आप बता नहीं सकते हैं। बताएंगे भी तो अलग अलग हो जाएगा सबका, किसी का 2, किसी का 5, किसी का 8, किसी का 10, ठीक है। तो एक चर राशि लें हम और एक अचर राशि लें, उनकी गणितीय संक्रिया कराई जाए। गणितीय संक्रिया क्या होती है, गणित में हम क्या काम करते हैं, योग, अंतर, गुणा और भाग, ठीक है ना। अगर ऐसी संक्रिया उनके बीच में कराएं दोनों के, तो इस प्रकार जो पद प्राप्त होता है उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा से बनाया, एल्जेब्रा माने बीजगणित, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजी व्यंजक क्या हो। तो बीजी व्यंजक क्या हो गया, एक चर तथा अचर, हम चर ले लें और अचर ले लें, उन राशियों की गणितीय संक्रिया कराएं। तो योग कराएं, उनके बीच में योग की क्रिया कराएं, या उनके बीच में अंतर की क्रिया कराएं, या उनके बीच में गुणा की क्रिया कराएं, या उनके बीच में भाग की क्रिया कराएं। तो इस प्रकार जो भी पद प्राप्त होगा उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे x+5, इसमें मैंने चर एक्स ले लिया, प्लस योग की क्रिया कराई +5 अचर के साथ, प्लस योग की क्रिया कराई है ना, चर है एक्स, अचर है 5। ऐसी अगर अंतर की क्रिया कराएं इन दोनों के बीच, x-5, इन दोनों के बीच गुणा की क्रिया कराएं तो 5 × x 5x, है ना। और भाग की भी हो सकती है, अगर 5 को हम x से भाग दें, अचर को चर से भाग दें या चर को अचर से भाग दें, 5/x या x/5, वो भी एक बीजी व्यंजक होगा। ऐसी मैंने और लिया 2 घात का, एक 2x² + 3, ऐसी एक 3 घात का ले लिया है, x³ + x² + 2x + 3, x की घात 3 धन x की घात 2 धन 2x धन 3। ये सब के सब बीजी व्यंजक हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चर भी है, अचर भी हैं, उनके बीच में धन या ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात उनके बीच गणित की संक्रिया हो रही है। अब बच्चों, इसी से बहुपद निकालेंगे हम। अब अगर मैं यहाँ पर एक व्यंजक ऐसा लिख दूँ कि x + 1/x, तो अब देखिए पहला वाला x, वो तो x ऊपर है, ठीक है, अंश में। अब प्लस 1/x, हर में x आ रहा है, अगर मैं उसको 1 के साथ गुणा में लाऊं, तो मैंने कल घातांक के नियम बताए हैं, x को जब मैं ऊपर लाऊंगा, x की नीचे 1 घात है, उसको हम हर से अंश में लाएंगे तो गुणा में 1 के साथ, तो x की घात ऋण की 1 हो जाएगी, तो यहाँ घात ऋण की हो जा रही है। तो बच्चों, ये व्यंजक तो है लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद में यही चीज़ है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर राशि का घातांक हमेशा धनात्मक होता है और पूर्ण संख्या के रूप में होता है, मतलब कह दीजिए धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है ना, तथा प्रत्येक चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, तो बहुपद कहलाता है। सरल से शब्दों में कह दूं कि ऐसा व्यंजक
एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें मान लेते हैं एक्स में हमने कोई व्यंजक ले रखा है, उसमें एक्स की घात सब धन की ही होनी चाहिए, और वो घात जो है पूरी पूरी होनी चाहिए, बट्टे में भी नहीं होनी चाहिए, भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धन पूर्णांक के रूप में वो घात होनी चाहिए, और एक्स या एक्स स्क्वायर या एक्स की घात 3 के आगे गुणा में कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। वो आपका अंडर रूट वाली संख्या भी हो सकती है, मतलब परिमेय संख्या भी हो सकती है, वो अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो बीजी व्यंजक से ही हम बहुपद प्राप्त करते हैं। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक होता है और चर का जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या होती है, ऐसे बीजी व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं या पोलिनोमियल कहते हैं। अब बच्चों, ये पोलिनोमियल अलग अलग तरह के होते हैं, इनमें कितने पद हैं उनके अनुसार भी हम इनको बांटते हैं, या इनकी कितनी घात है उनके अनुसार भी इनको हम अलग अलग विभाजित करते हैं। अगर मैं पदों के हिसाब से कहूँ, अगर एक ही पद है किसी बहुपद में, एक ही पद है तो हम कहेंगे एक पदी बहुपद। अगर दो पद हैं तो द्विपदी बहुपद, तीन पद हैं त्रिपदी बहुपद। ठीक है ना, एक पदी माने आप क्या समझे, जैसे मान लेते मैंने 2x लिखा, 2 इंटू एक्स है, ये 2 गुणा एक्स है, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब दो चीज़ों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, गुणा का होता है। 2x लिखा मैंने, तो ये दो पद नहीं है, एक ही पद है, गुणा से पद नहीं बढ़ते हैं। अगर बीच में मैं 2 प्लस एक्स लिख दूँ या 2 माइनस एक्स लिख दूँ, तब ये दो पद हो जाएंगे, एक प्लस से पहले का, एक प्लस के बाद का, एक या एक माइनस से पहले का, एक माइनस के बाद का, तब तो दो पद होंगे। ठीक है, अगर कोई चर के साथ कोई गुणांक आ रहा है तो वो पद बढ़ते नहीं उससे। ठीक है, एक ही पद माना जाएगा वो। अब मैंने 2x लिखा तो एक पद है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे यहाँ। अच्छा, एक पदी क्या हो गया फिर? अब जिस बहुपद में केवल एक ही पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखे मैंने 3x, 3 के साथ गुणा में है, x के साथ गुणा में है 3। ठीक है, प्लस तो है नहीं बीच में, प्लस या माइनस होता बीच में तब दो पद होते, एक पद ही हो गया। 5x स्क्वायर, 5 और x स्क्वायर के बीच में गुणा है, प्लस माइनस नहीं है, एक ही पद है। 1/7 इंटू एक्स क्यूब, यहाँ भी एक ही पद है। 1/7 और एक्स क्यूब के बीच में गुणा का चिन्ह है, प्लस माइनस नहीं है। तो ऐसे जितने भी बहुपद होते हैं वो एक पदी बहुपद कहलाते हैं। अब दूसरा आता है द्विपदी बहुपद, जिनमें दो पद हो जाएंगे, मतलब दो पद तभी होंगे जब बीच में प्लस या माइनस होगा। ठीक है, जिस बहुपद में दो पद होते हैं वो द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं 2x + 3, अगर खाली 2x लिखा होता तब तो एक ही पद होता। अगर 2x गुणा 3 लिखा होता तब भी एक ही पद होता। गुणा से 3 से 2 को गुणा करते हैं, 3 गुना 6x हो जाता है। लेकिन बीच में अगर प्लस या माइनस है तब वो पद बढ़ जाएंगे। प्लस से पहले 2x है एक पद, प्लस के बाद दूसरा पद है 3, दो पद। तो जिस बहुपद में दो पद होते हैं द्विपदी ही कहलाता है। जैसे 2x + 3 लिखा है मैंने, एक और लिखा है 5x² + 3, एक और लिखा है मैंने 4x³ + x। इस तरह से मतलब बीच में प्लस माइनस होके वो पद बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इनमें दो दो पद हैं, द्विपदी हो गया। अब त्रिपदी की बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, तो अब बीच में प्लस या माइनस लग के एक और जुड़ या घट जाएगा, वो त्रिपदी कहलाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है 5x² + 3x + 2, दो बार प्लस आ गया। प्लस से पहले वाले प्लस से पहले 5x² एक पद, दूसरे वाले प्लस से पहले 3x दूसरा पद, और प्लस के बाद लास्ट में 2 तीसरा पद। ऐसी दूसरा 5x + 3y - 3, प्लस से पहले 5x है पहला पद, प्लस के बाद 3y दूसरा पद और माइनस का 3 तीसरा पद। तो ये आगे आपके 3 पद वाले त्रिपदी। ऐसे ही चतुष्पद भी होते हैं, पंचपद वाले भी होते हैं, बाकी नहीं है, मेन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब हम एक बात और करते हैं, शून्य बहुपद भी होता है बच्चों। शून्य बहुपद जैसे नाम से ही पता चल रहा है, शून्य। किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक अगर शून्य होते हैं, उसके आगे गुणा में। अब गुणांक का क्या मतलब है यहीं पर बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैंने ऊपर लिखा है 5x² + 3x + 2, x² के आगे गुणा में क्या है 5, तो ये x² का गुणांक हो गया 5। उसके बाद प्लस 3x था, x के आगे गुणा में क्या है 3, तो x का गुणांक हो गया 3। तो जो चर के आगे गुणा में होता है उसको उसका गुणांक कहते हैं। x के आगे जो गुणा में होगा x का गुणांक, x² के आगे जो गुणा में होगा x² का गुणांक, x की घात 3 के आगे जो गुणा में होगा वह x की घात 3 का गुणांक। ठीक है ना, तो शून्य बहुपद क्या हुआ, कहा मैंने, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य होते हैं तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। अब बात आती है रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद आप 10th में भी पढ़ेंगे, अभी 9th में भी पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल माने एक घात वाला। अगर हमें जो बहुपद दिया है उसकी अधिकतम घात एक ही है, एक से ऊपर नहीं है, 2 घात का नहीं है, 3 का नहीं है, 4 का नहीं, एक ही घात में है। चर के ऊपर केवल एक ही घात लगी है और एक घात लिखी नहीं होती है,
खाली मैं एक्स लिख दूँ या एक्स की घात एक लिख दूँ एक ही चीज़ है, वाई लिख दूँ या वाई की घात एक लिख दूँ वही चीज़ है। तो वाई के ऊपर कोई घात नहीं है तो वाई की एक घात है, ठीक है। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अब बच्चों दो घात अगर हैं, ये घातों के आधार पर बता रहा हूँ मैं। अब पहले मैंने आपको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना, ये मैंने जो बताए थे, या शून्य बहुपद, ये मैंने आपको पदों के आधार पर बताए थे। अगला जो है, अब मैं बता रहा हूँ जो ये रैखिक बहुपद, वो भी वो घात में आ गया हमारा, पदों में नहीं आया, ठीक है ना। एक घात अगर है चर राशि का किसी बहुपद में तो रैखिक बहुपद होता है। द्विघात बहुपद है तो इसका मतलब वो जिस बहुपद में अधिकतम घात दो होगी, दो से ज़्यादा नहीं होगी, दो घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। उसके बाद त्रिघात बहुपद, तीन घात वाला, नाम से ही पता चल रहा है त्रिघात माने तीन घात वाले बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब बात आती है बच्चों बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक माने क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं मैं एक बहुपद लिख रहा हूँ सरल सा, x+5, ठीक है, x+5, चर यहाँ पर x है, अचर यहाँ पर 5 है, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो अगर मैं x की जगह -5 लिख दूँ, हमारा क्या था बहुपद का, मैंने x+5, x की जगह मैंने -5 लिख दिया, तो x की जगह -5 लिखा, +5 था उसके साथ, 5 में से 5 गया 0। तो ये हल करके बहुपद का मान कितना आ गया, 0। कब आया ये 0, जब हमने x की जगह -5 रखा, ठीक है। तो इसका मतलब जो -5 रखने पर 0 आ रहा है, तो -5 उस बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर परिभाषा बता रहा हूँ। यदि बहुपद Px में, अब एक Px, x का मतलब क्या हुआ, x चर में, P का मतलब पॉलिनोमियल, बहुपद को हम P से ही दर्शाते हैं, पॉलिनोमियल P से स्टार्ट होता है, इसलिए Px लिख देते हैं। x ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, x में कोई बहुपद है, 3x+5 है या 3x² + x+3 है, या इस तरह से, मतलब जो भी है एक बहुपद है, उसको हम बहुपद को हमेशा P से डिनोट करते हैं। और x में है तो ब्रैकेट में x में लिख देंगे। y में है कोई अगर बहुपद 3y+5, 3y² -5y+3, इस तरह से अगर कोई है, y में ही y में है तो py लिख देंगे उसको, ये समझ रहे होंगे आप। तो यदि बहुपद Px में चर के स्थान पर एक वास्तविक संख्या, मान लेते हैं मैं कोई वास्तविक संख्या a मान लेता हूँ, यहाँ पर 2 3 4 5 कुछ नहीं मान रहा हूँ मैं, जनरली मान ले रहा हूँ, माना a रख दिया हमने x की जगह पर, और a रखने पर p, अब px की जगह pa हो गया, pa का मान 0 आ गया हल करके, तो हम a को बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जो रैखिक बहुपद है उसमें वो एक घात का होता है, मैंने बताया था, एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, और रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है, ठीक है। अगर एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो जाते हैं तो फिर वो या तो द्विघात बहुपद होगा या त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। जैसे द्विघात बहुपद है उसके 2 शून्यक हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद है उसके 3 शून्यक हो सकते हैं, है ना, और 4 घात वाला शून्य बहुपद है तो उसके 4 शून्यक हो सकते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ और है, ये यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि कोई बहुपद जितनी घात का है उसके उतने ही शून्यक हों, ऐसा जरूरी भी नहीं है, वो निर्भर करता है बहुपद पर। अब जैसे मैं एक बहुपद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, x² + 1, ठीक है, इसका कोई भी वास्तविक शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x² में है। अगर आप यहाँ पर -1 रख देते हैं x की जगह, तब भी ये -1² + 1 ही आएगा, 0 नहीं देगा ये जोड़ के +1 के साथ। अगर 1 रख दें, 1 का स्क्वायर करें +1 फिर जोड़ो, तब भी 0 नहीं देगा ये, ठीक है ना। मतलब इसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये 2 घात का है तो इसके 2 शून्यक होंगे, मतलब ये एक जनरल कंडीशन है कि अगर 2 घात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यक हो सकते हैं, 3 घात का बहुपद है तो उसको 3 शून्यक हो सकते हैं, 4 घात का बहुपद है तो उसको 4 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि इतने होंगे ही, हो सकता है वो वास्तविक उसके शून्यक ही नहीं है, ठीक। तो ये मेन चीज़ें बच्चों ने बताई हैं आपको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, कभी कभी एक सवाल आता है कि बहुपद को मानक रूप में लिखिए। तो बच्चों कोई भी बहुपद हमें दे रखा है उसको मानक रूप में लिखने के लिए हमारा तरीका ये होता है कि जो सबसे अधिक घात है उसको पहले लिख देते हैं, चर की सबसे अधिकतम घात को सबसे पहले, फिर कम घात को, फिर उससे कम घात को, फिर उससे कम घात को, फिर लास्ट में अचर पद को लिखते हैं। इस तरह से जब हम बहुपद को लिख लेते हैं वो कहलाता है बहुपद का मानक रूप। समझ में आ रही होगी बात।
किसी बहुपद के पदों को चरों की घटती हुई घातों के रूप में लिखा जाता है तो उसे बहुपद का मानक रूप, ठीक है ना, या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये मेन चीज़ें इस पाठ की मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले जब बता रहा था एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, उसमें मैंने ये बताया था कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या गुणा हो रही है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है, एक्स के आगे कोई संख्या गुणा हो रही है वह एक्स का गुणांक कहलाता है, ठीक है ना। और अगर जैसे मैं हमें कोई बहुपद दे रखी है घात के रूप में, तो मान लेते हैं अधिकतम उसका हम देखेंगे कि एक्स में कोई बहुपद दी है, एक्स में अधिकतम घात कितनी आई है, तो पूरे पद देख लेंगे उसके। एक्स में अधिकतम घात 3 आई है तो 3 घात का बहुपद होगा, एक्स में अधिकतम 4 घात आई है तो 4 घात का बहुपद होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर भी दीजिए। नंबर 1 4x² - 3x + 7। नंबर सेकंड दे रखा है y² + √2। थर्ड दे रखा है 3√t + t√2। और चौथा दे रखा है y + 2/y। और पांचवा दिया है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। इसमें क्या कह रहा है सवाल में कि निम्नलिखित, हमें 5 दे रखे हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर वाला, मतलब एक चर में बहुपद बने, या तो एक्स में होना चाहिए पूरा बहुपद, या पूरा वाई में ही होना चाहिए, या पूरा टी में ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक्स भी है वाई भी है, तो फिर अधिक चरों में हो जाएगा, ज़्यादा चरों में, है ना। हमें एक ही चर में बताना है और वो भी बहुपद बताना है। तो बहुपद तब होगा, मैंने आपको बता दिया, कोई भी व्यंजक बहुपद तब होता है जब उसकी घात धनात्मक होती है, धन में होती है, और जो घात है पूर्ण होती है, भिन्न में के रूप में नहीं होगी। तो यहाँ पर पहला वाला लेते हैं, फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट है बच्चों, 4x² - 3x + 7। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो बहुपद है एक्स चर में है, पूरे सब जगह एक्स आ रहा है, मतलब लास्ट में अचर पद है, बाकी स्क्वायर भी एक्स में आ रहा है और ये घात वाला भी एक्स में आ रहा है, तो ये चर एक्स में एक बहुपद है, अर्थात एक ही चर वाला है, बहुपद है ये, ठीक है। और यहाँ एक्स की घात बहुपद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्स की घात सब धन में है, ऋण में कोई भी नहीं है, और जो घातें हैं पूर्ण संख्याओं के रूप में है, वो बट्टे के रूप में नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है, अतः यह एक चर में बहुपद है। अब बच्चों यहाँ सेकंड पार्ट इसका देखिए, ये दे रखा है y² + √2, इतना ही है। तो ये एक चर y में ही बहुपद है, एक ही चर है इसमें y, इसमें x z और t कुछ नहीं आए हैं, तो एक चर में कौन सा चर है, y चर में ये बहुपद है, तथा चर y की घात धन में भी है, धनात्मक है, पूर्ण संख्या भी है, बट्टे के रूप में भी नहीं है, y की घात 2 है, पूरी पूरी है और धन में है, अतः यह भी एक चर में बहुपद है। थर्ड वाला देखिए, 3√t + t√2। अब ये बताइए पहले, ये इसमें चर आपको कौन दिखाई दे रहा है, t, 3 और 2 तो अचर पद हुए ना, t यहाँ जो है चर है, तो एक चर में तो है ये बहुपद, लेकिन यहाँ पर आप पहला वाला देखिए 3√t, ये वाला पद देखिए, मैंने आपको बताया था परसों ही घातांक वाला, जब हम अंडर का चिन्ह हटाते हैं तो घात में 1/2 आ जाता है, तो अगर मैं 3√t में अंडर हटा दूँ तो क्या आ जाएगा, ये 3t की घात 1/2 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला तो ठीक है उसको मत बदलिए, क्योंकि वहाँ अंडर जो है चर में नहीं है, अचर में हो सकता है, अचर पद में अंडर हो सकता है, हम हम केवल चर को देखते हैं, तो चर में ये अंडर हटा दिया मैंने टी का पहले वाले पद में, तो टी की घात 1/2 आ गया, तो घात तो पूर्ण आई नहीं, पूर्ण संख्या नहीं आ रही, घात धन में तो है लेकिन पूर्ण नहीं आ रही है। मैंने आपको बताया था कि क्या घात धनात्मक भी होनी चाहिए और घात पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए, तब ये बहुपद होता है, ये व्यंजक है, बहुपद नहीं है, अर्थात ये बहुपद नहीं है। ऐसी चौथा खंड देखिए, y + 2/y। अब बच्चों इसमें एक ही चर है y, लेकिन जो दूसरा पद है 2/y, अगर बट्टे y की घात 1 है, बट्टे में जब घात नहीं लिखी होती 1 होती है, कहा मैंने, अगर उसको गुणा में लाएंगे 2 के साथ, गुणा में y को ऊपर, तो y की घात ऋण की 1 हो जाएगी, चिन्ह बदल जाता है, घातांकों में संख्याओं को अंश से हर को अंश में ले जाने पर उनके घात का चिन्ह बदल जाता है, कल ही बताया है। तो y को मैं गुणा में लाऊंगा 2 के साथ, तो y की घात ऋण 1 आ जाएगी, अर्थात यहाँ पर एक चर में तो है ये, y की घात ऋण में आ जा रही है, ऊपर लाने पर, ऊपर लाना पड़ेगा आपको बहुपद के रूप में लिखने के लिए, ठीक है। तो y की घात ऋण में आ जा रही है, हम्म, और ऋणात्मक आ जाएगी घात, तो
पूर्ण संख्या भी नहीं है, वो -1 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, लास्ट वाला देखिए, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 150 या 50 जो भी है, ये मैंने 50 था शायद, ये 150 लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आप उसको आप 50 कह दीजिए। x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। ठीक है, क्या लिखा था मैंने इसको, t की घात 50 ही लिखा है, 50 ही है ये, वो गलती से 150 हो गया है। तो x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुपद तो है, लेकिन चर, एक चर में कहा था इसने, यहाँ 3 चर हो गए, x भी एक चर हो गया, y भी एक चर हो गया, t भी एक चर है। x का मान भी हमें मालूम नहीं, y का मान भी हमें मालूम नहीं, t का मान भी हमें मालूम नहीं। ठीक है, ये बहुपद तो है, लेकिन ये 3 चर में है बहुपद, एक चर में नहीं है। हमसे एक चर वाला पूछा था, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अभी बताया था मैंने, इसका फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x। सेकंड पार्ट है 2 - x² + x की घात 3। थर्ड पार्ट है π/2 x² + x। चौथा पार्ट है √2 × x + 1। अब यहाँ पर देखिए, चौथे पार्ट को देखिए, √2x + 1। अब आप कहोगे बहुपद नहीं है, बहुपद है ये, x में नहीं है वर्गमूल, चर में नहीं आना चाहिए वर्गमूल, अचर में आ सकता है, अचर पद में, संख्याओं में आ सकता है। ठीक है, तो ये सब बहुपद है। अच्छा, अब यहाँ पर हमसे सवाल जो पूछा है, x² का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक। मैंने अभी बताया था, x² का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक का मतलब x² वाले, जहाँ पर x² आया हमारा, x² के आगे गुणा में क्या है, वो वही उसका गुणांक हो जाएगा। इसका फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला था 2 + x² + x। यहाँ पर x² वाला पद देखना है हमने, केवल बीच वाला, x² बीच में है, तो x² के आगे गुणा में है 2 3 4 5 कुछ है, नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 है इसका मतलब। और चिन्ह क्या है, धन, 1 प्लस का 1 है मतलब, है ना। x² के आगे गुणा में कोई संख्या नहीं लिखी, तो 1 होगी, प्लस का है तो प्लस की 1 होगी, अर्थात यहाँ पर x² के साथ गुणा में 1 है, इसलिए x² का गुणांक 1 होगा। सेकंड वाला देखिए, 2 - x² + x की घात 3। इसमें भी x² का ही गुणांक बताना है केवल, तो x² को देखिए बीच में ही है, यहाँ भी x² के आगे क्या है, संख्या कुछ नहीं है, माने 1 हो गया, लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस, अर्थात यहाँ x² के साथ गुणा में माइनस का 1 है, अतः x² का गुणांक -1 यहाँ पर होगा। अब बच्चों, ये तीसरा खंड देखिए, तीसरे खंड में था π/2 × x² + x। फिर x² का गुणांक बताना है, तो x² वाला पहला ही पद है इसमें, x² के आगे गुणा में क्या है, देखिए x² के आगे गुणा में π/2 है, तो यही गुणांक हो गया। तो यहाँ x² के साथ गुणा में π/2 है, अतः x² का गुणांक π/2 होगा। लास्ट वाला देखिए, √2x + 1। अंडर केवल 2 में ही लगाया है, x में नहीं है, तो √2x + 1 में, अब यहाँ पर देखिए x² का गुणांक है क्या, हमें तो x² का गुणांक बताना है, x² वाला पद ही नहीं है इसमें, तो है ना, यहाँ पर x² वाला पद नहीं है, अतः x² का गुणांक 0 होगा, है ही नहीं वो पद, तो उसका गुणांक वो होगा ही नहीं, तो उसका गुणांक 0। ठीक, अब प्रश्न संख्या 3 देखिए बच्चों, ये प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, 35 घात वाला द्विपद, द्विपद माने 2 पद वाला, और घात कितनी होनी चाहिए उसकी, 35, और 100 घात के एक पद वाला घात कितनी होनी चाहिए, 100। एक एक उदाहरण लिखिए कह रहा है, तो एक नहीं, इसके तो असंख्य उदाहरण हो सकते हैं। कोई चर लेना है, एक्स या वाई या जेड, जो भी लेना चाहें आप, हमने मान लेते हैं एक चर ले लिया एक्स, उसका पहले द्विपद वाला हमने एक बहुपद लिखना है, 2 पद हों, जिसमें 2 पद तब होंगे जब बीच में एक्स के साथ, बीच में प्लस के साथ कोई अचर होगा जुड़ा हुआ, चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है ना। तो जैसे मैंने लिख दिया एक्स के साथ +5, या एक्स के साथ लिख दिया -5, या एक्स नहीं लिखा, x² लिख दिया, उसके साथ कोई संख्या लिख दी +3 -3 कुछ भी, तो ऐसे तो आप असंख्य लिख सकते हैं, 2 पद वाला कितने ही बना सकते हैं, बीच में प्लस या माइनस करके, है ना। अब लेकिन ये तो अभी एक घात वाला बना रखा हमने, एक पहला वाला 1 घात का है, दूसरा 1 घात का है, तीसरा वाला 2 घात का है, हमें बनाना था 35 घात का। तो यहाँ x की जो भी चर लेंगे आप, x या y जो भी लेंगे, उसकी घात में 35 अवश्य लिखना पड़ेगा। तो 35 घात वाला द्विपद क्या हो जाएगा, आप x की घात में 35 लिख दो, +5 लिख दो, -3 लिख दो, -7 लिख दो, -9 लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैंने बहुत से लिख रखे ब्रैकेट में, इस तरह के लिख सकते हैं आप, ठीक है। और x की घात 35 के आगे गुणा में कुछ भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6, -3 -4, वो उससे कोई फर्क नहीं, 2 पद होने चाहिए, बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, 2 पद होने चाहिए, और x की घात में 35 जरूर होना चाहिए,
तो ऐसे आप बहुत बना सकते हैं अपने मन से। ऐसी 100 घात का एक पद वाला बनाना है आप, 100 घात का एक पद वाला, एक ही पद, तो बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा, खाली एक्स आ गया या एक्स के साथ गुणा में आ सकता है कुछ, 3x 4x 5x 6x, है ना। वाई में लोगे तो 2y 3y 4y 5y कुछ भी आ सकता है। लेकिन 100 घात लेनी है चर की, तो x के घात में 100 जरूर लिखना पड़ेगा। तो खाली x की घात 100 लिख दो, ये एक पद भी हो गया और 100 घात का हो गया। या y की घात 100 लिख दो, या x और y के आगे गुणा में कुछ ना कुछ लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x की घात 100 है, 2y की घात 100 है ना। तो ऐसे हम बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो आप अपने मन से और भी लिखिए, ठीक। अच्छा, प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मैंने अभी बताया था, बहुपद को देखिए और कौन से चर, किस चर में है वो, और उस चर में जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होती है। तो पहला है इसमें 5x का पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x, दूसरा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तीसरा है 5t माइनस √7, चौथा है 3 खाली, उसमें ना कुछ x है ना y है ना z है, उसमें कहीं पर हमें चर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों इसका आंसर पहला वाला देखते हैं। पहला बहुपद हमें दिया था 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें हमें बताना है बहुपद की घात। अब यहाँ एक किस चर में है बहुपद, x में है। x की अधिकतम घात देखिए कितनी है, एक शुरू में 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, अधिकतम कितनी है 3। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात 3 होगी। अब सेकंड वाला देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर y में, ये y चर में है ये बहुपद, y की अधिकतम घात 2 ही है, एक ही जगह है y, और उसकी घात भी 2 है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी 2। अब ये तीसरा वाला देखिए बच्चों, तीसरा खंड इसका 5t माइनस √7, ये बहुपद है क्योंकि जो अंडर रूट है वो 7 में है, अचर में है, चर में नहीं होना चाहिए, x में, y में, t में, p में, इनमें अंडर रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 5t माइनस √7। अब यहाँ पर अधिकतम घात t की कितनी है, t चर में है ये बहुपद, तो t की अधिकतम घात 1 ही है, ऊपर से कोई घात नहीं है t की, तो 1 होती है, तो यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात 1 हो गई। लास्ट हमें दिया था 3। अब देखिए यहाँ x भी नहीं है, y भी नहीं, t भी नहीं, चर पद है ही नहीं, यहाँ चर है ही नहीं, यहाँ केवल अचर ही अचर दिखाई दे रहा है, तो इसको अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद माने जहाँ पर कोई चर राशि नहीं होती है, और जहाँ पर जब अचर बहुपद हमें दिया होता है उसके घात हमेशा शून्य होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी घात क्या आ गई, शून्य आ गई। तो बच्चों मैंने ये जो मैंने बताए हैं अभी 4 सवाल तक, और इसके बारे में मैंने जो बताया अच्छी तरह उसको देखिए, कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। और इन सवालों को बनाने के बाद मैंने कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य हेतु दिए हैं। ये पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित में बहुपद कौन कौन हैं। नंबर 1 x की पावर 2 प्लस 1/x, सेकेंड y प्लस 1/2, थर्ड है x² प्लस 2√x प्लस 5, और चौथा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x क्यूब माने 3 घात, ठीक है। ऐसी दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में x का गुणांक बताना है। हमारा सवाल में x² का पूछा था, अब x के आगे क्या गुणा हो रहा है, वो x का गुणांक। तो पहला है बच्चों 5x² माइनस 3x प्लस 1, इसमें बताना है x का गुणांक। सेकंड वाले में माइनस 5x प्लस 7 प्लस x², इसमें x का गुणांक बताना है। थर्ड 3x² माइनस 7, यहाँ x का गुणांक बताना है। और चौथा 2x² प्लस x प्लस 3, यहाँ x का गुणांक बताना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों की घात लिखिए। अभी अभी बताया था मैंने घात वाला सवाल, अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं चर की। तो पहला है 2 प्लस x² प्लस 5x, सेकेंड है y³ माइनस 5y² माइनस 7y प्लस 2, और थर्ड है 3 प्लस 5x माइनस 3x² प्लस 2x की पावर 5, 4 पद है। और लास्ट है x की पावर 4 माइनस 4। तो इन सवालों को आप अवश्य हल करके ग्रुप में जरूर डालिए, और मैं चेक भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और इसी के आधार पर आपको बाद में जब विद्यालय खुल जाएगा अंक भी मिलेंगे, ये ध्यान दीजिए। तो आप अवश्य इस काम को अवश्य कीजिए जरूर, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक्स इसको सुनने के लिए और देखने के लिए, और आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए जो मैंने पढ़ाया है। कहीं पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ग्रुप में दोबारा उसको सवाल को भेजिए, मैं उसका आंसर आपको फिर ग्रुप में दोबारा समझाऊँगा।